नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के चलते जो नए अनाउंसमेंट हो रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र को लेकर और उससे जुड़े हुए जो दूसरे उद्योग धंधे हैं उनको लेकर क्या खास बातें कही गई हैं, किसे बदलने की बात कही गई है, किन कानूनों को मॉडिफाई करने की बात है और क्या वो अहम कदम है जिनका ऐलान होने के बाद हम सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके साथ जुड़े हुए जो तमाम को सेक्टर हैं, सपोर्टिंग सेक्टर हैं, उनमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। और इसको समझेंगे हम तीन खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक दलवाई साहब, जो कि सीईओ हैं द नेशनल एंड फेड एरिया अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। बहुत स्वागत आपका। अभिनव प्रकाश हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इकोनॉमिक्स से और ग्रामीण भारत और एग्रीकल्चर पर भी खास पकड़ रखते हैं, लिखते हैं। स्वागत है अभिनव आपका। कृष्णबीर चौधरी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज से और किसानों की आवाज करते हैं, सरकारों के सामने रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में दलवाई सर आपसे करना चाहूंगा, तीन तरह के अनाउंसमेंट अगर मैं उनमें बांटूं जो घोषणाएं हुई हैं। पहला है किसानों से जुड़े हुए यानी कि एग्रीकल्चर या उससे सपोर्टिंग सेक्टर को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव या उसको बूस्ट करने के लिए जो कदम है, कितने बड़े ये कदम हैं, कितने मजबूत, कितने कमजोर और वक्त के लिहाज से कितने ज्यादा अहम। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए एक वैप्लविक आकार से घोषित हुआ है सरकार से, इसको हम 2014 से ये सरकार जो बदलाव लाते आए हैं उनका एक अंग ही समझना चाहिए, क्योंकि हम कोविड-19 के हालत में डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी बहुत एक प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, ये क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का लक्ष्य परिपूर्ण है। ऐसा एक हालत में आज का और भविष्य का किसानों के दृष्टिकोण से चिंता करके सरकार ने रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्म, इस 3 आर पर उनका एक केंद्र बिंदु रहा है। जब हम रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचते हैं, इसमें आता है जैसे किसानों को पीएम किसान के माध्यम से 2000 रुपया दिया जा रहा है, या रबी का जो फसल था उसको मार्केटिंग करने के लिए ये जो कदम उठाना पड़ा उसको उठाया, या खरीफ और समर क्रॉप के ज़ैद क्रॉप के लिए जो सोइंग के लिए, प्लांटेशन के लिए जो आवश्यकता परिपूर्ण करना था वो सब किया गया है। उसके साथ साथ ये रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, ताकि आज का मौसम में भी किसान को कोई नुकसान न हो, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए सरकार ने एक रिफॉर्म करने के लिए घोषित किया है। ये रिफॉर्म्स में भी जो पहले ही शुरू किया गया है, इन रिफॉर्म का पूरा लाभ किसानों को हो, समाज को हो, हमारे देश का आर्थिक नीति को हो, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो कहते हैं, उस पर विशेष ध्यान सरकार ने दिया है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट आवश्यक है, किसानों का आमदनी को बढ़ाने के लिए, द्विगुण करने के लिए जो आवश्यकता है, ये सब होगा अगर ये रिफॉर्म्स के साथ साथ, प्रोग्राम स्कीम्स के साथ साथ जो ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको भी हम पूर्ण करेंगे। तो आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर में अलग अलग जो सब सेक्टर्स है, क्रॉप सेगमेंट है, फील्ड क्रॉप्स का, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट्स का सेगमेंट है, और फिशरी सेगमेंट है, और लाइव स्टॉक डेयरी सेक्टर है। सरकार ने चारों सेगमेंट पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन सेगमेंट पर, पोस्ट प्रोडक्शन सेगमेंट पर, इन दोनों को आंखों में रखते हुए
उन्होंने जो आवश्यक है वो सब घोषित किया है। उदाहरण 20,000 करोड़ हमारा फिशरी सेक्टर के लिए और 15,000 करोड़ डेयरी सेक्टर के लिए और बी कीपिंग के लिए 500 करोड़। उसी तरीके से एग्रीकल्चर या फील्ड क्रॉप्स के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ भी उदाहरण मेडिसिनल प्लांट्स के लिए 4,000 करोड़। ऐसे अलग अलग सेगमेंट पे इसमें कोई नहीं छोड़ा है संभावना। हर सेगमेंट पर जो आवश्यक है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए पैसा या अब बजट या बजट कहिए कि बजट के बाहर घोषित किया गया है, ताकि इसके फाउंडेशन पर जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, अब रिफॉर्म्स का पूरा सफलता किसान को और भारत देश को मिलेगा। तो मैं ये समझता हूं ये तो होलसम पॉलिसी है, ये तो सेगमेंटेड पॉलिसी नहीं है, कंपार्टमेंटल पॉलिसी नहीं है। इस दृष्टिकोण से अगर कोई देखेंगे तो सबको यही कहना पड़ेगा कि पहली बार होलसमली कॉम्प्रिहेंसिवली चिंता करके सरकार ने ऐसे एक नाजुक मौसम में भी एक लीप फॉरवर्ड का प्रोग्रेसिव चिंता करके भारत के सामने रखा है। मैं समझता हूं इससे सबको बहुत लाभदायक होगा। सुनील जी, जो कि दलवाई साहब कह रहे हैं, जो सरकार के अनाउंसमेंट है, मैं 3 चीजों पर खास फोकस दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फिशरीज, डेयरी की बात हो रही है, इसके अलावा ऑर्गेनिक या फिर मेडिसिनल प्लांट की बात हो रही है। मौजूदा समय में जो इस वक्त योजनाएं या फिर जो मैं कहूं कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसानों के पास है इन स्कीम्स को लागू करने के लिए, और इन नई घोषणाओं के बाद वो कदम कितनी रफ्तार भर पाएंगे? देखिए कविंद्र जी, हम तो बहुत पहले से सरकार से आग्रह करते रहे हैं कि जब तक आप ग्रामीण कृषि के क्षेत्र को खाद्य प्रसंस्करण से नहीं जोड़ेंगे तब तक रोजगार के संसाधन नहीं बढ़ेंगे। पहली बार 2 लाख यूनिट लघु और कुटीर उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ की शुरुआत सरकार ने की है। ये एक अच्छी शुरुआत है। जब ये जमीन पर उतरेगी, इस देश में 7 लाख गांव हैं और 2 लाख यूनिट लगाने की बात सरकार ने की है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि गांव की पृष्ठभूमि को आर्थिक रूप से रोजगार पर नीति शुरुआत की है। दूसरा, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए की बात की है, उसमें स्टोरेज की भी बात आएगी, कूलिंग चेन की भी बात आएगी, उसमें इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए भी और कुछ हो सकता। सरकार ने एक अच्छी शुरुआत जो की है, ब्रांडिंग करने की बात, कब से हमने आग्रह किया कि ब्रांडिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आम की बात है, बिहार में मखाना से लेके और मुजफ्फरपुर की लीची की बात है, तमिलनाडु की हल्दी की बात है, आंध्र प्रदेश की मिर्ची की बात है। सरकार ने कम से कम ब्रांडिंग करने के लिए शुरुआत करने की जिस तरीके से योजनाओं को दिया, जब तक एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को लेके नहीं चलेंगे आप, तब तक हम विदेशी बाजार से पिटते रहेंगे। अब शुरुआत की है। अब इसमें कई चीजें ये हैं। डेयरी सेक्टर के लिए सुनिए कविंद्र जी, 15,000 करोड़ रुपया वैल्यू एडिशन की शुरुआत की है। जिस समय ये ग्रास रूट पर पहुंचेगा, इस देश में मुश्किल से अभी जो कोविड रिजीम में है 25% दूध का सिर्फ जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर खरीद कर पाया, बाकी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो अगर उसके लिए पाउडर बनाने के लिए, उसके लिए पनीर बनाने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए शुरुआत 15,000 करोड़ की है, तो एक अच्छी शुरुआत है। और पशुओं के टीकाकरण की योजना जो 13,347 करोड़ की शुरुआत की है, आप देखें ना, 53 करोड़ पशु हैं, दुधारू पशु इस देश के अंदर, और उनको जब बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण है तो उसका फायदा सीधे गांव को मिलेगा, उसका फायदा देश को भी मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं जो हर्बल प्लांटेशन की है, आज पूरी दुनिया भारत के हर्बल प्लांटेशन की तरफ देख रही है। सरकार ने शुरुआत की ना 10 लाख हेक्टेयर के लिए, सरकार ने कहा ना कि हम इसके लिए जो है पैसा मुहैया करेंगे, और पैसा मुहैया किया है। भले ही 4,000 करोड़ की शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। बी कीपिंग की बात पे मैं आ रहा हूं। बी कीपिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ने ये 500 करोड़ रुपए दिया है और इससे हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा मधुमक्खी पालन से जो फसल का
जो पोलिनेशन होता है और फसल के पोलिनेशन से जो फसल की उत्पादकता बढ़ती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये चीजें जो है, इनका परिणाम जिस समय ये ईमानदारी के साथ, बात मैंने फिर ये कहा है कि यदि ये जमीनी हकीकत पर इनका ईमानदारी से उतार दिया गया, इन योजनाओं का परिणाम होगा। और आज जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो प्रवासी मजदूर गांव में गए हैं कविंद्र जी, उनको रोजगार देने के लिए सिर्फ लघु और कुटीर उद्योग जो कृषि पर आधारित हैं, वही एकमात्र रास्ता था और सरकार ने उसकी शुरुआत की है। मैं इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। अभिनव, जिस तरीके से हमने देखा था रूरल इंडिया, और खासतौर पर दो महत्वपूर्ण बातें जो चिंता एक्सपर्ट की ओर से पहले भी रही है कि ग्रामीण भारत में जब एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, वहां पर निवेश एक बड़ी चिंता है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स वहां पर नहीं जाता, ये कड़वी हकीकत है। ऐसे में सरकार का फोकस उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को लेकर, और दूसरा जो सपोर्टिंग है, चाहे मैं मधुमक्खी पालन की बात करूं, डेयरी फार्म की बात करूं, या इस तरह के जो छोटे छोटे सपोर्टिंग मैं कहूं कि काम है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये किस तरीके से आपको लगता है कि रूरल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है और ये दिशा और दशा दोनों बदल सकती है? जी कविन जी, पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि भारत की जो एग्रीकल्चरल और फूड पॉलिसी रही आज़ादी के बाद, उसके 3 पिलर्स रहे हैं। पहला कि आप अपने देश को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, खासतौर के फूड ग्रेन्स पे। दूसरा कि उत्पादकों को उनके प्रोड्यूस का उचित मूल्य मिले, और तीसरा रहा है कि कंज्यूमर्स को चाहे शहरों में चाहे गाँव में सस्ते दर पे सामान मिले। ना इसमें ये प्रॉब्लम हमेशा ये रही है कि ये तीनों गोल कभी आप अचीव नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि आप अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो बढ़ता रहा आज़ादी के बाद, तो जाहिर सी बात है कि कीमतें नीचे जाएंगी। और अगर आप जो है अपने प्रोड्यूसर्स को जो है ज़्यादा कीमत देना चाहेंगे किसानों को, तो कीमतें ऊपर जाएंगी, तो कंज्यूमर्स का जो है नुकसान होगा। तो इसमें हमारी दुर्भाग्य रहा है कि आज़ादी के बाद से हमेशा से एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसकी प्राइसेस कभी जो है फ्री नहीं रही है, जिसको हमेशा से ही आपको फिक्स प्राइस में बेचना होता है, चाहे एपीएमसी हो, चाहे आपको मंडी में जाके लाइसेंस, उसके अंदर आपको मंडी में जाके लाइसेंस लोगों को बेचना पड़ता है। तो किसान ही एक ऐसा इस देश में उत्पादक रहा है जो अपनी उत्पाद की कीमत खुद तय नहीं कर सकता था। और ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारे जो किसान रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अभी तक संपन्नता नहीं आ पाई है आर्थिक सुधारों के बाद भी। कल जो हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने एपीएमसी को डायलूट किया है, जिस तरीके से इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म किया है, दिस इज अ 1991 मूवमेंट इन द एग्रीकल्चर। हो क्या रहा है कि आप अपने अभी तक क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर जो था, जो अपने निवेश की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, कोई प्राइवेट सेक्टर का एंटरप्रेन्योर है, तो जाहिर से बात है कि इसका जो रॉ मटेरियल होगा, जो फूड ग्रेन्स होंगे या जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे, इसकी स्टॉक पाइलिंग करेगा। लेकिन स्टॉक पाइलिंग उसको अलाउड नहीं की, उसको स्टॉक, इसमें इतने सारे रेगुलेशंस थे, इतने सारे प्रशासनिक उसमें मुश्किलें आती थी, इतनी सारी रेंट सीकिंग होती थी उसमें कि आपके छापे पड़ रहे हैं, आपको परेशान किया जाए, हरास किया जा रहा है, तो कोई भी वहाँ पे स्टॉक फाइलिंग कर नहीं पाता था। आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा के, अब देखिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो था इस देश में, पिछले साल 75,000 से ज्यादा उस पर छापे पड़े थे लोगों पे, प्राइवेट पे, कि आप होर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन होर्डिंग क्या होती है? आप किसानों से खरीद रहे हैं, उसको रख रहे हैं, जब समय उचित मूल्य मिलेगा तो आप उसको बेचेंगे। उससे उसका कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ रहा था जिस तरीके से आप छापे मार रहे थे, ना ही जो है इसका कुछ कोई नतीजा निकल रहा था। उसके कारण सिर्फ यही हो रहा था कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर थे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे कोल्ड स्टोरेज में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड इंडस्ट्री में। ये बहुत बड़ा इन्होंने चेंज किया है। जाहिर सी बात है सिर्फ ये नियम हटा देने से चीजें नहीं बदलेंगी, अभी बहुत सारा फाइन प्रिंट आना बाकी है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि वो एक नेशनल जितने बैरियर्स हैं नेशनल मार्केट में, इनको हटाएंगे, वो पूरे नए नियम कानून, नए रेगुलेशंस लेके आएंगे कि जिस तरीके से अगर किसान हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो उसके नियम कानून कैसे होंगे कि दोनों पक्ष जो है सुरक्षित रहें, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। तो ये जब आप एक स्टेबल, एक क्लियर और एक विश्वसनीय अगर लीगल फ्रेमवर्क आप क्रिएट करते हैं, तो इसका निवेश में बहुत सही असर पड़ता है। मुझे लगता है कि सरकार ने इसमें एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। हमको फाइन प्रिंट देखना भी बाकी है कि एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1991 मूवमेंट है भारत का। जी,
कृष्णवीर जी, जो अभिनव ने एक बात कही है और इसको लेकर मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँ, क्योंकि कई सारे जो एग्रीकल्चर से जुड़ी एसोसिएशंस हैं उनके कुछ अपने तर्क हैं। अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन सरकार ने किया है और जिसमें की लिमिट जो बाउंडेशन थी उसको हटाया गया, क्या इसका फायदा किसानों को मिलेगा? क्या इसका फायदा कंज्यूमर को मिलेगा? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे किसानों का हित नहीं होगा, बल्कि जो स्टॉक जिनके पास पैसा है, जो होल्ड कर सकते हैं, वो कहीं इसका फायदा न उठा ले जाए। आपने दो बातें कही, मैं भी अपने मित्र को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसान का तो महंगाई बढ़ेगी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब आप 4 और 5 रुपए किलो की सब्जी होलसेल मार्केट में किसान से खरीदते हैं, वो किसान बीज भी लगाता है, फर्टिलाइजर भी लगाता है, पेस्टिसाइड भी लगाता है, उसको तोड़ के ट्रांसपोर्टेशन से बाजार में लाता है, और वही सब्जी 24 घंटे के अंदर 20 रुपए किलो कंज्यूमर को दी जाती है। ये मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरे उदाहरण पे आप आइए, जब किसान सोयाबीन बेचने मार्केट में आता है तो उसका प्राइस जो है एमएसपी से 1000 रुपए और 1200 रुपए कम, ये होलसेल के जो प्राइस के जित भी शक्तियां हैं वो कम करते हैं। अभी मैं बताता हूं, गेहूं का 1925 रुपए एमएसपी है आज। सरकार बराबर आग्रह कर रही है कि एमएसपी से कम पर कोई खरीद ना की जाए, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आज भी किसानों को मंडी के अंदर, कविंद्र जी, 1700 रुपए तक के भुगतान पर गेहूं देना पड़ा है। तीसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर ये लार्ज इंडस्ट्री पे चला गया तो फिर वहीं के वहीं गांव मरेगा और फिर विकास के नाम पर फिर सिर्फ लूटमार होगी। मेरा इसमें आग्रह है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लस्टर्स, मैंने पहले भी सरकार से आग्रह किया, अशोक जी सुन रहे होंगे मुझे, मेरा ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लस्टर बनाइए, क्लस्टर में वहां के अनएम्प्लॉयड यूथ को करिए, एपेडा के साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को, इन दोनों संस्थाओं को कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ लिंक करना पड़ेगा, और जब हम केवीकेज के साथ लिंक करेंगे तो प्रोडक्शन की क्वालिटी एज पर द नीड जो है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए, आलू पैदा करने में कोई दिक्कत है, आलू का चिप्स बनाने में क्या दिक्कत है? मैं 2 उदाहरण देता हूं। आलू किसान पैदा करता है, दुर्गति उसकी होती है कविंद्र जी। टमाटर किसान पैदा को होता है और टमाटर उसका सड़ता है, लेकिन टमाटर की सॉस जो है बाजार में, वो किसान के हाथ में नहीं है। हमने बराबर यही कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और यही एक रास्ता है। अब तक इतना पैसा सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे दिया, इतनी सब्सिडीज कोल्ड स्टोरेज के नाम पर, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर और कूलिंग चेन के नाम पे दी है। पिछले 6 सालों में सरकार ने बेइंतहा पैसा दिया है, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आज 2 महीने होने जा रहे हैं, पूरा देश बंद है, बाजार बंद है, विदेश का आयात बंद है, सारी कारपोरेट बंद है, उसके बाद भी ये देश आज अन्न के मामले में, दालों के मामले में, सब्जी के मामले में, दूध के मामले में कहीं कोई कमी किसानों की तरफ से नहीं है। कमी रही है तो लॉकडाउन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध ना होने की वजह से वो सामान मंडियों तक नहीं आ पाया, और नुकसान अगर हुआ तो सिर्फ किसान की खेतों में सब्जी सड़ी, दूध की मुसीबतें उन्होंने उठाई, ये चीज। लेकिन फिर भी किसान का इतना बड़ा दिल है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। इसीलिए मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, अशोक जी आप सुन रहे होंगे कि ये पैसा जिस दिन 1 लाख करोड़ रुपया 1 साल में गांव के जिला स्तर पर, वहां हमें सेंटर खड़े करने पड़ेंगे, क्लस्टर के 15-15, 20-20 गांव के बीच में। मैंने पहले भी आग्रह किया था कि वहीं आपको प्रोसेसिंग करवानी है, वहीं आपको कोल्ड स्टोर बनाना है, और वो कंज्यूमर तक और वो मार्केट तक सीधे ले जाना। भाई सर, 2 चीजें हैं। जो मौजूदा कानून है जिसमें अमेंडमेंट सरकार ने घोषणा की है, क्या उसका असल फायदा किसानों को मिलेगा? और दूसरा, सबसे जो चिंता की बात है, प्रोडक्शन में हमें पता है कि हम लोग इस समय बहुत आगे हैं, लेकिन खरीद सही दाम पर और सही वक्त पर, ये किसानों का जो मैं कहूं कि कमजोरी है या फिर उनकी एक मर्ज है, इसको दूर करने के लिए इस पूरी घोषणाओं में क्या उपाय आप देखते हैं? ये जो कदम उठाया गया है,
ये तो किसानों के हितदृष्टि से ही किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर प्रकाश ने कहा और कृष्णवीर चौधरी साहब ने कहा, हमारा लक्ष्य यही रहेगा, एक तरफ किसान और दूसरी तरफ हमारा कंज्यूमर्स, क्योंकि ये दोनों हमारे देश के नागरिक हैं। हम यही चाहेंगे कि जो उत्पादन हो रहा है कृषि में, उसका पूरा लाभ किसानों को मिले, साथ साथ कंज्यूमर्स को भी मिले। अब ये जो मैंने कह रहा था 2014 से ये जो परिवर्तन या अमेंडमेंट्स, रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं, पहले क्या था, एपीएमसी सेंट्रिक था कि किसान एपीएमसी मंडी में ही बेचेंगे। तो इसी कारण से सरकार ने 2017 में एक मॉडल एपीएलएमसी एक्ट को बना के सब राज्य सरकार के साथ उनको आमंत्रित किया कि आप अपनाइए। यह खुशी की बात है कि एक कोविड टाइम में बहुत सारे स्टेट ऑर्डिनेंस माध्यम से अपनाना शुरू कर दिया है। इससे पहली लाभ ये है कि आज तक जो किसान एक ही एपीएमसी पर निर्भर होता था, उसी गांव में, उसी जिले में एक से ज्यादा एपीएमसी अब बनाया जाएगा। वो सरकारी क्षेत्र में होगा और प्राइवेट क्षेत्र में होगा। इसे जैसे टेलीकॉम सेक्टर में या एयर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो कंपटीशन को हमने खड़ा किया था, उसी तरीके से अब एपीएमसी सेक्टर में भी एक नया स्पर्धा शुरू हो जाएगा। इससे किसानों को जो मंडी को जाएंगे उनको लाभ होगा, और पूरा एपीएमसी सिस्टम को भी एक स्पर्धा देने के लिए एक ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल को केंद्र सरकार ने एक नया कानून के माध्यम से, जैसे सेंट्रल ट्रेड लॉ के माध्यम से एक नया चैनल शुरू करना जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, एपीएमसी मंडी के बाहर जो किसान सीधा बेचना चाहेंगे पूरा देश भर, उस ट्रेड एरिया में वो गांव से ही, अपने फार्म गेट से ही सेल करना संभव होता है उनको। इससे दो चैनल बन गया, एक डायरेक्ट सेल किसान से एक्सपोर्ट को, प्रोसेसर को, बल्क परचेजर को या कंज्यूमर को भी, और एपीएमसी एक हो गया। तो देखिए एपीएमसी में प्राइवेट संभव लाया जाएगा, तो हमारे बल्क परचेजर्स जो या उसके साथ हमारा प्रोसेसर्स है, जो भी अलग अलग प्रकार के बल्क परचेजर्स है या छोटे कंज्यूमर भी है, उन सबको अब इससे लाभ होगा, क्योंकि स्टॉक लिमिट्स, ट्रांसपोर्टेशन रेस्ट्रिक्शंस, इनसे उनको पूरा मुक्ति मिल जाएगा। तो ये तीनों को एक ही दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा, और ये तीनों को संभव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अब कोशिश किया जाएगा। अब तक जैसे हमारे दोनों मित्र कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, इस अमेंडमेंट से या रिफॉर्म से एक स्टेबिलिटी होगा। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ हो रहा है वो सीधा किसानों से हो रहा है। 98% इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में वो किसानों का ही है, कॉर्पोरेट सेक्टर से 1.5 या 2 गुण मात्र है। मगर इस रिफॉर्म से, एपीएमसी का रिफॉर्म, नया सेंट्रल ट्रेड लॉ, ईसी एक्ट, इन सब से क्या होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नया मार्केट खड़ा करने के लिए, ट्रेड प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए, कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसेस, पैक हाउसेस, प्रोसेसिंग प्लांट्स, इन सब को स्थापित करने के लिए उनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिला। इसके साथ आप 2019-18 को जाइए, जब सरकार ने एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पहली बार एक स्टेडी रेजिम, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को स्टेडी करने के लॉन्ग टर्म दृष्टि से देखने के लिए एक नया उन्होंने पॉलिसी को अपनाया है। सो इन सबको एक ही दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। और ये भी आप देखिए कि क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू करने वाले, हम 50 डिस्ट्रिक्ट में 50 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर शुरू करना जा रहे हैं। ये 50 क्लस्टर्स के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ घोषित किया है। तो आप यही देखेंगे कि कोऑपरेटिव मिल्क सेक्टर में कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग प्लांट्स को आधुनिक करने के लिए, फिशरी सेक्टर में
पोर्ट डेवलपमेंट और उनका अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, तो उसके लिए तो सब दृष्टि से देखा जा रहा है। तो मैं मानता हूं ये तो किसानों को लाभ होगा, और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उनको भी रूल के लाना चाहूंगा। हाँ, जो स्कीम्स हैं, जो अनाउंसमेंट है और जो नियमों में बदलाव की बात कही सरकार ने, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? जमीन पर इसे उतारना है अगर, और सही तरीके से जो लक्ष्य है, जो इनको बदलाव का जहां पर टारगेट है, वहां तक वो पहुंचे, इसके लिए क्या खास हिदायत आपको लगता है रखनी होगी या सावधानी? इसमें देखिए 3 तरफ से बहुत ज्यादा दबाव आएगा। एक तो जो आप एपीएमसी खत्म कर रहे हैं और जो एसेंशियल कमोडिटीज के जितने आप चेंज कर रहे हैं, ये जो मिडिल मैन रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनकी लॉबी से बहुत दबाव आएगा। देखिए एपीएमसी पॉलिटिकल डोमिनेंस का टूल भी रहा है। दूसरा दबाव आपको बहुत ज्यादा आएगा राज्य सरकारों की तरफ से, क्योंकि अगर आप एक नेशनल मार्केट और नेशनल रेगुलेशन क्रिएट करेंगे, सो जो खेती है वो राज्यों का भी विषय है। वो बहुत सारे राज्य नहीं चाहेंगे कि उनको अपनी पावर उस पर, उसको कंट्रोल करने पे, रेगुलेट करने पे उसको दें, तो राज्यों की तरफ से भी इसमें एक पॉलिटिकल ओपोजिशन आएगा। तीसरा आएगा जो आपका कंज्यूमर क्लास है, अगर उसके लिए महंगाई बढ़ेगी तो वो पॉलिटिकल ओपोजिशन आएगा, जिसको हम पिछले 70 साल से देखते रहे हैं कि उनकी बात को ज्यादा सुना गया है, किसानों की बात को कम सुना गया है। इसको लेके 3 बात मैं और बोलना चाहूंगा कविन जी, बहुत संक्षेप में। देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब आता है जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आता है। क्राउडिंग आउट नहीं होती है, क्राउडिंग इन होती है। अगर सरकार इन्वेस्ट करेगी तो प्राइवेट सेक्टर कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ आता है। दूसरी बात यहाँ पे बोलना आवश्यक है कि हम अपनी एग्रीकल्चरल जीडीपी का 1% से कम भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। बिना R&D पे खर्च किए हम अगर सोचते हैं कि हम एग्रीकल्चर खेती को बहुत ज्यादा आगे ले जाएंगे, तो वो सही बात नहीं है। तीसरी बात है, खेती का जो सेक्टर है वो उसमें सिर्फ किसान नहीं है, उसमें लैंडलेस लेबरर्स भी हैं, मार्जिनल किसान भी हैं जो अधिकतर समय मजदूरी करके करते हैं। उनको केंद्र में भी रखना पड़ेगा किसी भी नीति बनाने में। सिर्फ किसानों के लिए नीति नहीं हो सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर काफी बड़ा है, दायरा उसका काफी ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वक्त है, लेकिन अहम है देखना होगा कि किस तरीके से इन घोषणाओं को जमीन पर उतारा जाता है। जैसे कि आपने कहा कि जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे पार पाती हैं तमाम सरकारें, और जो लक्ष्य है किसान या उस खेती से जुड़ा हुआ वो हर शख्स, वो इंसान जो उसके साथ जीवन यापन करता है, जो उसके जरिए अपनी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, उसको असल लाभ मिल पाए। नमस्कार।